हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक जियोग्राफी के चैप्टर वाइज पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आगे के प्रश्न चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण संसाधनों की उपलब्धता है। दूसरा है, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, भूमि भी प्राकृतिक संसाधनों में शामिल है। दूसरा है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। तीसरा है, मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण समान पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा कथन सही नहीं है। भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भूमि उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इसका उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है, जिसे भूमि उपयोग कहते हैं। दूसरा है, इसका उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, भूमि, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। तीसरा है, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। दूसरा है, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। तीसरा है, चारा, फलों, नट और औषधि बूटियों को एकत्रित करना इस प्रकार का सामुदायिक भूमि का साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, जबकि भूमि की उपलब्धता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीमित है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। अगला प्रश्न है, कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के कारण कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भूमि निम्नीकरण एवं भूस्खलन, मृदा अपरदन एवं मरुस्थलीकरण। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। अगला प्रश्न है, भूमि संसाधन का संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अतिचारण पर रोक और वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की एक पतली परत मृदा कहलाती है। दूसरा है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इसका निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। दूसरा है, यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। तीसरा है, खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को अनउपजाऊ बनाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अगला प्रश्न है, भूस्खलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इसे सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा है, ये प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। तीसरा है, यह अल्पकाल के लिए वर्षा होने से होता है। चौथा है, पहाड़ी भूभाग में यह एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन का एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है।
अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन का कारण डैश की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय महामार्ग 22। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकोंग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। अगला प्रश्न है, भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां हैं। पहला है, भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। दूसरा है, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। तीसरा है, वनस्पति आवरण में वृद्धि करना। चौथा है, भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय नियंत्रण कार्यान्वित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न है। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के सतह से नीचे की ओर मृदा परिच्छेदिका का सही क्रम है। पहला है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, दूसरा है जनक चट्टानें, तीसरा है बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा और चौथा है ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे पहले चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला और सबसे अंत में दूसरा। अगला प्रश्न है, तापमान परिवर्तन तुषार क्रिया पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपक्षय। तापमान परिवर्तन तुषार क्रिया पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। दूसरा है, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तीसरा है, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्मजीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। चौथा है, उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। चौथा है, जनक सेल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी कारक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। दूसरा है, मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। तीसरा है, भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थली और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है।
मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। दूसरा है, मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण नहीं हो सकता है। तीसरा है, मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला और तीसरा कथन सही है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। अगला प्रश्न है, जब पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है तो उसे डैश कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मल्च या पलवार बनाना। मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेदिका फार्म। वेदिका फार्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। यह निम्न में से कौन सी विधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। अगला प्रश्न है, समोच्च रेखीय रोधिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, चट्टान बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह जल के प्रवाह को ज़्यादा करने के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा है, यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। चट्टान बांध यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। अगला प्रश्न है, जब वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं, यह निम्न में से कौन सी विधि है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बीज की फसल उगाना। बीज की फसल उगाना वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर हो गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई। अगला प्रश्न है, जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जो भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। दूसरा है, पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण जल ग्रह कहा जाता है। तीसरा है, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। चौथा है, आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 1/3 भाग को ढके हुए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसीलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। अगला प्रश्न है, महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है, जो इसका लगभग 70% भाग पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बर्फ की चादरों और हिमानियों में, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में और पर्वतीय प्रदेशों में। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अलवण जल का केवल 1% उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। निम्न में से किस रूप में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भौम जल के रूप में, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में, वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक टपकता नल एक वर्ष में कितना जल व्यर्थ करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1200 लीटर। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। दूसरा है, पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। तीसरा है, सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली जल शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सही है। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। दूसरा है, जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है।
तीसरा है रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों विधि से सिंचाई करना चाहिए। चौथा है शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? पहला है रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। दूसरा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिक्लोफिनेक एस्प्रिन जैसी पीड़ानाशी दवा। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर जाते हैं। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पारितंत्र। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। अगला प्रश्न है, पौधे हमें प्रदान करते हैं। पहला है इमारती लकड़ी एवं प्राणियों को आश्रय देते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। तीसरा है फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। चौथा है भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। पांचवा है हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। तीसरा है गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारतंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से किस किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, तापमान और आर्द्रता। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जिसमें शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, गुल्म और टुंड्रा, वन एवं घास स्थल। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता अधिक हो जाती है। दूसरा है, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। तीसरा है, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। अगला प्रश्न है, शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में सम्मिलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मांस और लाइकेन। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। दूसरा है, जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल निचय। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान को परिभाषित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में किस किस पशु एवं पक्षियों को मारना अवैध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, हिरण, शेर और चीता, भारतीय सारंग और मोर को। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। अगला प्रश्न है, एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CRTES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है।
दूसरा है, इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तीसरा है, पौधों और प्राणियों का संरक्षण किसी भी नागरिक का नैतिक कर्तव्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, जैवमंडल निचय को परिभाषित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। जैवमंडल निचय यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, CITES के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। दूसरा है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीव एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। तीसरा है, मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। चौथा है, भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो इसके कुछ उदाहरण हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी कथन सही है। CITES सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 3 कृषि से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।